ठीक। तो अब ये सिविक्स का सेकंड चैप्टर का जो पार्ट है, फेडरलिज्म या संघवाद, तो इसका दूसरा दिन हम शुरू कर रहे हैं। क्या भारत में संघवाद की क्या कंडीशन है, संघवाद भारत में कैसा है। जैसा कि पहले देखा हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में कि बेल्जियम और श्रीलंका, यहाँ पर भी विविधता है बहुत सारी, है ना। बेल्जियम में हमने देखा था कि फ्रेंच भाषी थे, डच भाषी थे, इनके बीच में टसल जैसी कंडीशन थी। श्रीलंका में तमिलियंस थे और सिंहली थे, इनके बीच में, यानी ये छोटे छोटे देश हैं। छोटे छोटे देश होने के बाद भी यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए यहाँ पर विविधताओं को संभालने में बहुत बहुत मुश्किल आती है। तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा कि जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं, उन सबको हम कैसे संभालते हैं। तो वाई यूनियन, संघ क्यों बनाना जरूरी है, वाई नॉट फेडरलिज्म, संघ क्यों नहीं बना, यूनियन क्यों नहीं बना, फेडरलिज्म यानी संघवाद क्यों हुआ। तो बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, संविधान भारत में कैसे बना। इसके बनने के पीछे जो कारण था वो था भारत का विभाजन। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। उस वक्त के बारे में सभी लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी है कि किस तरह से दंगे हुए और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, ठीक है ना। तो एक देश बना पाकिस्तान, जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन भारत को इस्लामिक या हिंदू या ऐसा कोई राष्ट्र नहीं घोषित किया गया, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, बताया गया, ठीक है। तो आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजा जो थे वो सब अलग होना चाहते थे भारत से, लेकिन उनको इकट्ठा किया गया। नेताओं ने बातचीत की, खासतौर पर वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, और एक मेनन थे एक नेता। इन लोगों ने काफ़ी लोगों से बातचीत की और उन सभी राज्यों को, 500 से ज़्यादा राज्य थे छोटे छोटे। देखो मजे की बात ये थी कि अंग्रेज लोग जब यहाँ से जाने लगे तो उस समय पाकिस्तान एक अलग देश बनाना चाहते थे। कौन? मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, वो एक अलग देश पाकिस्तान बनाना चाहती थी, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जिसके चीफ थे, ठीक है ना। अब भारतीय लोग मना कर रहे थे उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक डायरेक्ट एक्शन, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन नाम का एक दिन मनाया था जून में। डायरेक्ट एक्शन मतलब कत्लेआम करो, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो लोग हिंदुओं को कत्लेआम करें। तो बहुत भयानक तरीके से दंगे फैले। इसके कारण अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इसके अलावा 550 के आसपास देशी राजा थे छोटे छोटे, ठीक है ना। भोपाल का राजा, सीहोर का राजा, ठीक है ना, रायसेन का राजा। ये तो जिले बाद में बने हैं, लेकिन फिर भी उस समय राजा और नवाब रहते थे इन लोगों में। तो इन लोगों को अंग्रेजों ने क्या चालाकी की, उन्होंने कहा कि दो देश बनेंगे। उन्होंने जो भारत की आज़ादी की घोषणा की ना, कैसे की कि दो देश बनेंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। अब इसके अलावा जो देशी राजा हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, और चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब भाई कौन राज्य आज़ाद नहीं होना चाहेगा, ये बड़ी समस्या थी। तो खैर ये काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, अभी अपन उसको बाद में देखेंगे। अपन इसको चैप्टर को करते हैं पहले। तो इन लोगों से बातचीत की गई और उनमें से बहुत सारे लोगों को अपने देश में मिलाया गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, यहाँ पर कुछ अलग समस्या थी, उन समस्या को सुलझाया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद इंडिया में जो हुआ वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, यानी साथ मिलकर आने का फेडरेशन है क्या? नो। इंडिया एज वी नो टुडे कम इनटू बीइंग ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और उस संविधान में ये कहा गया था कि भारत में इतने राज्य होंगे और इतने केंद्र शासित प्रदेश होंगे और उनमें बंटवारा किया जाएगा। तो मौलिक रूप से ये दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था, है ना। एक राज्य सरकार बना दी गई थी, एक केंद्र सरकार बना दी गई थी। और केंद्र सरकार को पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना था, पूरे देश में राज करना था। बाद में 92 93 में पंचायत और नगर पालिकाओं को और जोड़ दिया गया, एक स्तर और बना दिया गया। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी, हमारे यहाँ भी 3 अलग शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। मतलब केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र अलग है, राज्य सरकार का अलग है, और जो
पंचायत और नगर पालिकाएं है ना, इनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है। अब स्टेट्स को बराबर पावर नहीं है। बराबर पावर क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास अलग से शक्तियां हैं। इसको अपन एक बार एक चीज देखते हैं कि 3 तरह की सूची की मैंने बारे में बात की थी कि 3 तरह की मुख्य सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां आप लोगों को याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संघ सूची होती है वो, उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं? वो टॉपिक होते हैं जिसमें देश को इकट्ठा रखना जरूरी है। जिन टॉपिक पर, उस पर कानून बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जैसे रक्षा। अब रक्षा के का विषय अगर अलग अलग राज्यों को दे दिया जाए, राजस्थान को अलग, कश्मीर को अलग, है ना, पंजाब को अलग, तो यहाँ मान लो अलग अलग तरह की सरकारें हैं, तो वो डिफरेंट तरह के कानून बनाएंगी, तो इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ठीक है ना। फिर विदेशी मामले, है ना, बैंकिंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है। फिर दूसरी जो सूची होती है उसको कहते हैं राज्य सूची, जिस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, सिंचाई हो गया, जैसे मतलब लोकल के जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक राज्य सूची को दिए गए, है ना। केवल राज्य सरकारें ही उस पर कानून बना सकती हैं। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती यानी समान, यानी उसमें राज्यों को और केंद्रों को दोनों को बराबर पावर दिए गए हैं। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा। अब शिक्षा में कैसे कानून बना सकते हैं? जैसे एक सीबीएसई बोर्ड होता है, यानी सीबीएसई के स्कूल अलग होते हैं, फिर स्टेट बोर्ड अलग होते हैं, स्टेट बोर्ड के अपने अलग स्कूल होते हैं, है ना। तो शिक्षा, इसी तरह से उत्तराधिकार, विवाह, वन, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये समवर्ती सूची के विषय होते हैं। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि राज्यों को बराबर पावर क्यों नहीं दिए गए? Is there the second reason to show that India is a federalism? Yes, recall. One of the feature of the holding together type of federation is that the state do not enjoying equal power. तो क्या होता है कि जो अमेरिका में जिस तरह की कंडीशन है, अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर पहले राज्य जो थे वो पहले से अलग अलग देश थे। इन लोगों ने आपस में, ये लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर एक देश बनाया, संविधान बनाया। तो इसमें राज्यों को ज़्यादा पावर है। ठीक है ना। लेकिन भारत में राज्य पहले से थे, केवल इतना करना था कि राज्य भारत से अलग ना हो पाए, इसलिए उनको ज़्यादा पावर नहीं दिए गए, कम पावर दिए गए। जबकि अमेरिका में ये पावर है। तो वहाँ पर बताया था कि दोहरी नागरिकता भी है ना, डबल सिटीजनशिप है। कोई वाशिंगटन का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है, फिर न्यूयॉर्क का भी नागरिक है। ये एक्चुअली वाशिंगटन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर 2 वाशिंगटन है, ध्यान रखो इसको। अमेरिका में 2 वाशिंगटन है। एक वाशिंगटन डीसी है जो यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया नाम के राज्य में जो वाशिंगटन है वो यूएसए की राजधानी है। और एक और वाशिंगटन है जो उसका राज्य है। ठीक है ना। एक वाशिंगटन नाम का राज्य है, इसलिए मैं वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो भारत में वो स्टेट कौन से हैं जिनको अलग से पावर कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं? तो ये पुराना है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दिए गए थे आर्टिकल 370 में, लेकिन अभी आर्टिकल 370 तो हट गया है और कश्मीर भी अब खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, उसमें जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है और लद्दाख को एक दूसरी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट आर्टिकल? इस आर्टिकल के बारे में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल खत्म हो चुका है। ठीक। इनको भी अपन छोड़ते हैं। हाँ। अब नॉट इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गड़बड़ से आ रहा है। चलो, नाउ वी स्टार्ट। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, वो संघीय व्यवस्था या फेडरलिज्म कैसे काम करता है? तो संघीय व्यवस्था अभी तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि संघीय व्यवस्था में राज्यों को अलग पावर दिए जाते हैं, केंद्र को अलग पावर दिए जाते हैं।
तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? तो इसके लिए ये जरूरी है कि भारत में जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आज्ञाओं को, उनकी परमिशंस जो भी होती है उनको माने। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि राज्यों की जो बनने की प्रोसेस भारत में है, वो राज्यों को बनने की प्रोसेस अलग अलग है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में लगभग 16 राज्य थे। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग करने की बात की जाने लगी, भाषा के आधार पर। ठीक है ना? जैसे मान लो एक राज्य था तमिलनाडु, ये मद्रास राज्य का नाम था, मद्रास। अब उस मद्रास राज्य में आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सारे राज्य उसमें शामिल थे। आज की सीमा नहीं थी, है ना, 1950 के आसपास, 51 52 में। तो क्या हुआ कि एक नेता थे डॉक्टर पी श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध किया और बहुत दबाव डाला कि ये भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, खासतौर पर तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण हो। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। आंध्रा की जो भाषा है वो तेलुगु है। तो इन्होंने भाषा के आधार पर एक नए राज्य की डिमांड शुरू की। तो जब भाषा के आधार पर नए राज्य की डिमांड शुरू की तो सरकार ने नहीं माना, तो उन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू कर दी। जब भूख हड़ताल करना शुरू कर दी तो लगभग 50, 52, 55 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। और इसके बाद पहला राज्य जो बना आज़ादी के बाद वो था आंध्र प्रदेश, पहला राज्य बना। ठीक है ना? अब ये पहला राज्य किसके आधार पर बना? भाषा के आधार पर। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या हुआ कि नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। ऐसा इसलिए किया गया कि फिर उसके बाद एक समिति भी बनी भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, है ना। और उसके बाद 1956 में, 1956 में कई राज्य बनाए गए नए, जो भाषा के आधार पर बने थे। ठीक है? तो जो इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्रिएशन हुआ स्टेट्स का। तो जैसे कुछ एग्जांपल बता रहे हैं इसमें। पंजाब 1947 में बना था, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, कर्नाटक 56 में बना था, गोवा और महाराष्ट्र 1960 में बने थे, है ना। गोवा और महाराष्ट्र ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कंट्रेरी टू द फियर ऑफ नेहरू, राजाजी एंड अदर्स, creation of linguistic state has created more unity in our country. It has made an administrative easier. तो उस वक्त लोग बाग, जो नेता लोग थे, वो थोड़ा इनका, नेताओं का, अपने नेहरू और इन सब लोगों का सम्मान भी करते थे। तो भाषाई आधार पर जो राज्य बनाए गए उसमें एकता और ज़्यादा दिखाई देती है, अच्छी तरीके से दिखाई देती है। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल हैं जो ज्योग्राफी के बेस पर बनाए गए हैं। जैसे उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोनों का डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये सोच करके उत्तराखंड बनाया गया। फिर छत्तीसगढ़ 2000 में, छत्तीसगढ़ को इसलिए अलग किया गया क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट था बेसिकली, और ट्राइबल कम्युनिटी, उनका कल्चर अलग है ना। लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है एमपी के मुकाबले, है ना। कुछ जंगली क्षेत्र भी है, जंगल ज़्यादा है वहाँ पर, तो इसलिए एमपी की तुलना में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग किया। फिर झारखंड के साथ भी यही कंडीशन थी कि झारखंड जो है ना बिहार में शामिल था पहले। तो बिहार वाला जो एरिया था, नॉर्थ, जो आज का बिहार है, वो प्लेन एरिया था, मैदानी क्षेत्र था। और दक्षिण वाला जो था, जिसको आज हम झारखंड कहते हैं, वो पठारी क्षेत्र था, पठार था। और इंडिया के मैक्सिमम मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज वहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज झारखंड में पाए जा रहे हैं। उन झारखंड के खनिजों का, उसकी वजह से पूरे देश भर में विकास हो रहा है, लेकिन झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। तो ये सोचते हुए झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। और इसी तरह से तेलंगाना को, है ना, पूर्वी क्षेत्र में तेलंगाना को बना दिया गया। तो अलग अलग स्टेट्स इस तरह से बनाए गए, है ना। तो भाषा के आधार पर या ज्योग्राफी के आधार पर इनके अलग अलग कारण थे। अब एक विदर्भ नाम का था एरिया, विदर्भ, जिसकी राजधानी उस समय नागपुर थी। तो वहाँ पर
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, कुछ भाग उसका महाराष्ट्र को दे दिया गया, कुछ भाग मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अच्छा, महाराष्ट्र जिसको आज हम कहते हैं वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। सबसे बड़ा राज्य जो था उस समय, उसका नाम था मुंबई, बम्बई। बम्बई नाम का एक राज्य था, बहुत बड़ा बम्बई नाम का राज्य था। और उस राज्य में कुछ गुजरात से हिस्से लिए गए जहाँ पर मराठी बोलते हैं, कुछ दक्षिण भारत से हिस्से लिए गए जहाँ मराठी बोली जाती है, कुछ विदर्भ के पार्ट लिए गए, मध्य प्रदेश के पार्ट लिए गए जहाँ पर मराठी बोली जाती है। जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी विदर्भ में, उस पार्ट को एमपी में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, है ना। ये मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट था उसको नाम पहले सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस। तो ये अलग अलग पूरे राज्य के जितने भी थे ना, इनकी सबकी जो सीमाएं हैं, उन सब सीमाओं को लगातार बदला गया, कंटिन्यू उसको चेंज करते गए, ठीक है ना। जब सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय क्षेत्र। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को यह डर था कि इससे देश टूट जाएगा। नॉर्दर्न प्रोविंस, केंद्र सरकार के इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन पहले टाल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग देश अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए। लेकिन फिर भी एक कमेटी बनाई गई 1953 में, और उसके बाद फिर राज्यों को भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। एक बात और बोलूँगा कि पंजाब का जो विभाजन हुआ था, पंजाब का विभाजन इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको अलग कर दिया, उसको हिमाचल प्रदेश बोल दिया। जो हिंदी भाषा वाला क्षेत्र था वो क्या बन गया, हरियाणा। जो पंजाब बोलने वाला क्षेत्र था वो पंजाब बन गया। इस तरह से अलग अलग राज्यों का बंटवारा हुआ था, ठीक है। अब इस पर आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी, यानी भाषा की जो समस्या यहाँ पर है भारत में। तो भारत के इसमें अलग अलग तरह की भाषाएं, बहुत सारी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये दूसरी परीक्षा थी एक तरह से, है ना, भाषा वाली दूसरी परीक्षा थी। पहली परीक्षा क्या थी, पहली परीक्षा राज्यों का बंटवारा थी कि एक राज्य ऐसा, हर राज्य ऐसे बने कि एक समान भाषा बोलने वाले लोग उसके अंदर आ जाए। भाई पहले क्यों नहीं बनाया गया, एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि पहले इस तरह से राज्यों का बंटवारा क्यों नहीं किया गया। तो उसके लिए ऐसा बोला जा सकता है कि क्योंकि नेता लोग जो थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, और वो देश, जैसे एक देश में कई भाषाएं, कई संस्कृतियां होती हैं, उसी तरह से एक राज्य में भी अगर कई भाषाएं हों, कई संस्कृतियां हों, तो क्या दिक्कत है, इससे सब लोगों के अंदर एकता और ज़्यादा रहेगी। अगर एक भाषा वाले राज्य बना दिया जाए, एक जैसी संस्कृति वाला राज्य अलग बना दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में लड़ाई दंगा शुरू हो जाए और ये अलगाववाद की मांग करने लगे। ये डर था कहीं ना कहीं, अलगाववाद का डर। लेकिन जब सब जगह से डिमांड उठने लगी तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों को अलग अलग बनाया गया। अब इसके बाद अपन आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पर, भारत में जो भाषा की नीति है उसके ऊपर। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसा कि श्रीलंका में अपन लोगों ने देखा था पहले वाले चैप्टर में कि श्रीलंका में सिंहली, एकमात्र सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा का मतलब राजकाज करने की भाषा, यानी गवर्नमेंट अगर कुछ काम करेगी तो उसको हिंदी भाषा में लिखेगी, उसको कहते हैं राजभाषा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं आज, और केवल 40% लोग ही हैं जो हिंदी उनकी मातृभाषा है, 40% लोगों की। तो इसलिए अब दूसरी भाषा वाले लोगों ने डिमांड उठानी शुरू कर दी कि भाई हम तो हिंदी नहीं जानते, अब हमारे बच्चे किस भाषा में पढ़ेंगे, ये समस्या आने लगी। तो, तो दूसरी भाषाओं का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म और भाषा का संरक्षण करना चाहिए, अनिवार्य है, ये मौलिक अधिकार है। तो हिंदी के अलावा और जो 21 भाषाएं हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, अनुसूचित भाषा, ये एक्चुअली भारत के संविधान में अपन ने बात की थी धाराएं, 395 धाराएं थी जब संविधान बना था, और 8 अनुच्छेद थे। फिर उसके बाद अनुच्छेद या अनुसूचियां, सॉरी अनुसूचियां, अनुसूची, सूची मतलब लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट बनी हुई है। तो अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, और ये आज 12 है, 12 अलग अलग लिस्ट बनी हुई है संविधान में। तो जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं जो लिस्ट है, उसमें भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं
उनको लिखा गया है और उन्हीं के आधार पर उनको सबको राजभाषा के बराबर का दर्जा दिया गया है कि अलग अलग राज्यों में ये राजभाषाएं काम कर सकती हैं। ठीक है ना। तो ये राजभाषाएं बन गई 22 भाषाएं। तो केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है। शर्त यह है कि उसने इसका विकल्प चुना हो। जैसे आईएएस का एग्जाम अगर अपन देते हैं तो उसमें एक लैंग्वेज का पेपर होता है। तो भारत की 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई सी भी एक भाषा चुन सकता है वो व्यक्ति और उस भाषा का एग्जाम दे सकता है। ठीक है ना। बाकी जैसे मान लो कि 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं तो एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लिया, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लिया, ये 2 सब्जेक्ट ले लिए। ठीक है। अब ये 2 सब्जेक्ट तो वो देगा, लेकिन साथ में इसके अलावा इन दो के 2-2 पेपर होते हैं, यानी 4 पेपर हो गए। ठीक है। एक पेपर होता है इंग्लिश का, वो कंपलसरी होता है सबके लिए। एक पेपर होता है ऐसे का, निबंध का एक पेपर निबंध का ही होता है आईएएस। तो सबको निबंध लिखना कंपलसरी होता है, एक टॉपिक पर 3 घंटे तक निबंध लिखते हैं। ठीक है। एक पेपर ऐसा होता है जो लैंग्वेज का पेपर होता है। तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में हमको चुनना पड़ता है। ठीक है ना। तो राज्यों का अधिकांश कामकाज उन्हीं की भाषा में होता है। जैसे गुजरात राज्य की बात करें तो गुजराती में उनका पूरा कामकाज होगा। तमिलनाडु चले जाएं तो तमिल में पूरा कामकाज होगा। ठीक है। ये समस्या थी। अब श्रीलंका ने जिस तरह से सिहेलियों की भाषा को आगे बढ़ाया, तो हमारे देश के नेताओं ने ऐसा करने से बचे कि भारत में अगर हिंदी को हम अपनाएंगे तो उससे दूसरी भाषा वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। हुई भी कई जगह पर हिंदी भाषा से लोगों को दिक्कत हुई, खासतौर पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, बंगाल में आंध्र प्रदेश में, केरल में, काफ़ी जगह पर हिंदी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। तमिलनाडु में तो आज भी हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ किसी स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती तमिलनाडु। तो इसीलिए एकमात्र तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक पॉलिसी है कि 3 भाषाएं वहाँ पर बच्चों को सीखनी है। जैसे अपने स्कूल में एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, ये 2 तो कंपलसरी हैं। थर्ड लैंग्वेज अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है। जैसे हमारे स्कूल में थर्ड लैंग्वेज गुजराती है। तो तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने वाले कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है ना। तो ये समस्या है। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को हिंदी की सहभाषा माना गया, हिंदी की सपोर्टिंग लैंग्वेज माना गया कि हिंदी को सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि उसके पहले पूरा कामकाज इंग्लिश में होता था। अंग्रेजों के समय में इंग्लिश में होता था, उर्दू में होता था। तो अब हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। तो संविधान में ऐसा बोला गया कि अगले 15 साल में अंग्रेजी का कामकाज हम बंद कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश सपोर्टिव लैंग्वेज है। जब सारा कामकाज हिंदी में होना शुरू हो जाएगा तो हम हिंदी में ही उसको पूरा करना शुरू कर देंगे। तो 1965 में इंग्लिश का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और आज भी इंग्लिश का प्रयोग लगातार जारी है ना। तमिलनाडु में इसकी मांग को बहुत ज़्यादा उग्र रूप भी ले लिया था। पैर उठा के चलना है। तो 1965 में, 15 साल मतलब 1965 में अंग्रेजी को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक लगातार बनी हुई है। तमिलनाडु के बारे में बताया मैंने कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और इसीलिए वहाँ पर नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खुल नहीं पाए। ठीक है। तो अब आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो पार्ट 3